Good evening, everyone. Am I audible? Can you hear me? Audio, video, both clear? आगे बढ़ते हैं। लास्ट लेक्चर में डिस्कशन हो रहा था हमारा रिगार्डिंग डीएमए, और हमने डिस्कस कर लिया था कि सी लैंग्वेज में डीएमए करने के लिए कौन सा फंक्शन अवेलेबल है। जल्दी जल्दी बोलिए। वेरी गुड। सी लैंग्वेज में डीएमए करने के लिए जो फंक्शन अवेलेबल है उसका नाम है एमएलॉक। वेरी गुड। कौन सी हेडर फाइल में? कौन सी हेडर फाइल में? शाबाश, alog.h हेडर फाइल में। परफेक्ट। क्या प्रोटोटाइप है इसकी? क्या प्रोटोटाइप है? रिटर्न टाइप है इसकी वॉइड पॉइंटर, नाम है इसका एमएलॉक, आर्ग्यूमेंट टाइप है इसकी साइज अंडरस्कोर टी। राइट, यहां साइज अंडरस्कोर टी क्या होता है? जल्दी बताइए, ये क्या है? ये ऑल्टरनेट नाम है ऑफ अनसाइंड इंट। ये भी पढ़ लिया था आपने। और यहाँ ये अनसाइंड इंट क्या डिनोट करता है? ये डिनोट करता है साइज। किस में? नंबर ऑफ एलिमेंट्स में? नहीं, नंबर ऑफ बाइट्स में। ठीक, ये कौन है? जल्दी जल्दी बोलिए। ये बेस एड्रेस रिटर्न हो रहा है। रिटर्न टाइप में जो स्टार लगा हुआ है वो ये बता रहा है कि ये फंक्शन रिटर्न करता है आपको बेस एड्रेस। किसका? किसका बेस एड्रेस? डायनेमिक ब्लॉक का। जो ये आपके लिए डायनेमिक ब्लॉक बनाएगा, ये आपको उस डायनेमिक ब्लॉक का रिटर्न करेगा बेस एड्रेस। तो एमलॉक आपसे एज एन आर्ग्यूमेंट नंबर ऑफ बाइट्स में साइज लेता है। जितना आप कहते हैं उतने का मेमोरी एलोकेट करके आपको रिटर्न करता है उसका बेस एड्रेस। दीपांकर, आपके में stdlib.h चलेगा या mloc.h ट्राई कीजिए। एक्स कोड है ना आपके पास, तो आप stdlib.h ट्राई कीजिए, उसमें मिल जाएगा आपको mloc। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, अब अपन ने कोड लिखा था एक, अगर आपको याद हो तो लेक्चर खत्म करते करते, कि मान लीजिए मुझे 10 इंटीजर्स के लिए मेमोरी एलोकेट करनी है। तो मैंने आपसे कहा था कि हम एक वॉइड पॉइंटर लेंगे और हम लिखेंगे p इक्वल टू mloc, और mloc के साइड पैरेंथेसिस में हम पास करेंगे 10 मल्टीप्लाइड बाय साइज ऑफ इंट। पहले तो ये जो मैथ्स करी है मैंने, समझ में आई आपके? 10 मल्टीप्लाइड बाय साइज ऑफ इंट जो मैंने लिखा है ना, मैं 10 इंटू 2 भी लिख सकता था, मैं 20 भी लिख सकता था, लेकिन साइज ऑफ का सहारा लेना बेटर है, क्योंकि आप जिस कंपाइलर पे काम कर रहे होंगे, साइज ऑफ अकॉर्डिंग टू दैट कंपाइलर आपको इंटीजर की साइज दे देगा। अगर टर्बो पे हैं तो साइज ऑफ 2 दे देगा, अगर आप जीसीसी पे हैं तो साइज ऑफ आपको 4 दे देगा। आपको ये मैच करने की जरूरत नहीं है कि एक इंटीजर के हिसाब से साइज कितनी आएगी। ठीक है, अब जरा ध्यान से मेरा अगला पॉइंट सुनिएगा। अगर मैं आपसे कहूं ये जो 2 लाइनें मैंने लिखी हैं, कि आप मुझे इसका मेमोरी डायग्राम दे सकते हैं, तो आपका क्या जवाब होगा? दे सकते हैं इन 2 लाइनों का मेमोरी डायग्राम? जल्दी जल्दी दे सकते हैं। क्या होगा मेमोरी डायग्राम बताइए? एक पी नाम का पॉइंटर बनेगा और वो पॉइंट करेगा मेमोरी के एक ब्लॉक को। कितने बाइट का ब्लॉक होगा ये जिसको पी पॉइंट करेगा? 20 बाइट्स का ब्लॉक होगा। और अगर मैं मान लूं इस 20 बाइट के ब्लॉक का एड्रेस 4000 है, तो पी में 4000 आएगा? यस और नो? आएगा। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। लास्ट लेक्चर मिस तो नहीं हुआ है? लास्ट लेक्चर मिस तो नहीं हुआ है? अटेंड करा था? ठीक है, अगर अटेंड करा है आपने तो मेरे अगले सवाल का जवाब दें। अब मैं चाहता हूं इस पी के थ्रू मैं यहां पर 10 स्टोर करूं। कहां पर 10 स्टोर करूं? 0th ब्लॉक के अंदर। आप मुझे बताइए मुझे यहां पर क्या लिखना होगा?
जल्दी जल्दी बोलिए। अगर पॉइंटर कहीं पॉइंट करता है तो वाया पॉइंटर उस ब्लॉक में आप डेटा स्टोर और रिट्रीव कर पाते हैं क्या? तो क्या लिखना होगा? जल्दी जल्दी बोलें। अगर मुझे P के थ्रू जहां P पॉइंट कर रहा है वहां 10 स्टोर करना है तो क्या लिखना पड़ेगा? इतना समय क्यों लग रहा है जवाब देने में? अभी तो खत्म करें आपने पॉइंटर्स। बिल्कुल ठीक, लेकिन आप लोग कुछ भूल रहे हैं। आप लोग कुछ भूल रहे हैं। आप थियोरेटिकली तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मुझे वैल्यू एट P इक्वल टू 10 लिखना पड़ेगा, लेकिन मैंने आपसे पूछा है आपका लास्ट लेक्चर मिस तो नहीं हुआ है? आपने बोला नहीं हुआ है। तो जरा सोच के बताइए ये P कैसा पॉइंटर है? इंटीजर पॉइंटर है क्या ये P कैसा पॉइंटर है? वॉइड पॉइंटर है। और क्या वॉइड पॉइंटर को आप इतनी आसानी से डी रेफरेंस कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। याद करिए लास्ट लेक्चर, आपका कोड इस लाइन पे दे देगा एरर। दे देगा कि नहीं? है ना? तो फिर अगर आपको ये लाइन लिखनी है तो क्या करना पड़ेगा? अगर आप चाहते हैं वैल्यू एट P इक्वल टू 10 लिखे तो क्या करना पड़ेगा? वेरी गुड। इस लाइन को लिखने से पहले पहले तो कारण लिख दें, एरर क्यों है? एरर इसलिए बिकॉज वी कैन नॉट डी रेफरेंस अ void pointer विदाउट क्या? एक void pointer को डी रेफरेंस नहीं कर सकते विदाउट टाइप कास्टिंग। सही कह रहा हूं? इसलिए आपका स्टेटमेंट नहीं चलेगा। ऐसे ही मुझे बताइए, अगर मैं इस कोड के अंदर पॉइंटर को प्लस प्लस करके अगले सेल पे भेजना चाहता हूं, लाइक दिस P प्लस प्लस, तो क्या कंपाइलर अलाउ करेगा कि मैं ऐसे पॉइंटर को जंप दे दूं? नहीं करेगा ना। दिस ऑल्सो विल गिव एरर। क्या कहते हैं? इस पे भी एरर आएगी। कहानी सेम है, बिकॉज वी कैन नॉट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट अ void pointer without typecasting. राइट? प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि जो हम कोड लिख रहे हैं उसमें थोड़ा सा समझदारी और चालाकी दिखाएं। कैसी समझदारी, कैसी चालाकी? समझदारी ये कि मुझे बताइए, क्या हम ये जानते हैं एज अ प्रोग्रामर जो हम एरे बना रहे हैं वो इंटीजर्स का एरे बन रहा है? जल्दी बोलिए। जानते हैं ना? अभी तो हमने साइज ऑफ इट लिखा हुआ है वहां। जब हम एज अ प्रोग्रामर जानते हैं कि एरे इंटीजर्स का है तो क्या हम पॉइंटर को इंटीजर पॉइंटर नहीं ले सकते? जवाब दें। ले सकते हैं। तो ये P हमारा इंटीजर पॉइंटर हो गया। बस प्रॉब्लम ये आएगी कि जब आप एमएलॉक को P में असाइन करेंगे तब कंपाइलर एरर देगा, क्योंकि एमएलॉक की रिटर्न टाइप क्या है? जल्दी बताइए, एमएलॉक की रिटर्न टाइप क्या है? वॉइड पॉइंटर। और P की डेटा टाइप क्या है? P की डेटा टाइप क्या है? इंटीजर पॉइंटर। और दो पॉइंटर के बीच में असाइनमेंट तभी चलता है जब उनकी डेटा टाइप सेम हो। हाँ के ना? दो पॉइंटर्स के बीच में असाइनमेंट तभी चलता है जब उनकी डेटा टाइप सेम हो, और हमारे केस में पॉइंटर्स की डेटा टाइप सेम नहीं है। तो फिर हम क्या करें? तो फिर हम एक काम करें, जब एमएलॉक से एड्रेस रिटर्न हो रहा हो उस वक्त हम उस एड्रेस की कर लें टाइप कास्टिंग। अगर आपको लग रहा है सर मतलब क्या निकला, टाइप कास्टिंग तो आप पिछली बार भी कह रहे थे कर सकते हैं, इसी में कर लेते, तो आप एक चीज गौर से देखिए, यहां मुझे टाइप कास्टिंग एक बार करनी पड़ेगी कि बार बार करनी पड़ेगी? जो इस समय कोड आपके स्क्रीन पे आ रहा है, इस कोड में टाइप कास्टिंग एक बार होगी कि बार बार होगी? बार बार होगी। जितनी बार आप वैल्यू एट P बोलेंगे
आपको कास्टिंग करनी होगी। लेकिन जो हमारा सेकंड वाला कोड है, इसमें गौर करिए, हमें कास्टिंग करनी पड़ेगी सिर्फ एक बार। बताइए, समझ आ रही है मेरी बात? ये कोड आपसे कास्टिंग बार बार करने को नहीं कहेगा, ये कोड आपसे कास्टिंग करवाएगा बस एक बार। जब पहली बार आपके पी नाम के पॉइंटर के अंदर एरे का आ रहा होगा बेस एड्रेस, बस तभी आप कास्टिंग कर लें। आप सोचिए, जब पी इंटीजर पॉइंटर है तो क्या ये वैल्यू एट पी चल जाएगा? बिल्कुल चल जाएगा। क्या ये पी प्लस प्लस चल जाएगा? बिल्कुल चल जाएगा। नाउ दे आर perfectly valid because p is not a void pointer. Now they are perfectly valid because p is not a void pointer, rather it is an integer pointer. इसका मतलब एमएलओक यूज करते वक्त हमें पॉइंटर वॉइड नहीं लेना चाहिए। यार ये बात समझ आ रहा है? ले लेंगे तो क्या होगा? सिंटेक्स एरर आएगी। अगर पॉइंटर को वॉइड ले लेंगे तो क्या सिंटेक्स एरर आएगी? नहीं, कोई सिंटेक्स एरर नहीं आएगी। बट प्रोग्राम बार बार टाइप कास्टिंग मांगेगा। अगर आप बिना टाइप कास्टिंग करे यूज करेंगे तो जरूर सिंटेक्स एरर आएगी। बिल्कुल सही कैलाश, यूज करने में प्रॉब्लम आएगी। विदाउट टाइप कास्टिंग यूज नहीं कर पाएंगे। और अगर हम विदाउट टाइप कास्टिंग यूज करना चाहें तो पॉइंटर कैसा लेना चाहिए एमएलओक के साथ? वैसा जैसा आप एरे बना रहे हैं। पॉइंटर आपको वैसा लेना चाहिए जैसा आप एरे क्रिएट कर रहे हैं। ये भी बात समझ में आई सबके? पॉइंट क्लियर हुआ? शाबाश। अब अगला पॉइंट सुनिए ध्यान से। सर, असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड वाले को टाइप कास्टिंग कर सकते हैं क्या? डायरेक्टली नहीं करेंगे अपन। असाइनमेंट के लेफ्ट वाले को डायरेक्टली टाइप कास्टिंग नहीं करेंगे, ठीक है? चलो समझो ध्यान से। अगला पॉइंट सुनिए। अब अगला पॉइंट ये है, यहां पर जो हम लोग साइज दे रहे हैं, आपने गौर करा होगा, ये 10 यूजर ने दिया है कि प्रोग्रामर ने दिया है? ये 10, जल्दी बोलिए। अभी तो फिलहाल प्रोग्रामर ने दिया है ना? और अगर प्रोग्रामर ने दिया है तो ये फिर डायनेमिक एरे तो नहीं बनाना। सही मायनों में अगर सोचें तो डायनेमिक एरे नहीं है ना ये। डायनेमिक तो तब माना जाएगा ना जब वाकई में साइज यूजर से ले पाए। तो जो हम अगला कोड लिखेंगे, ये 10 एक्चुअल में रिप्लेस हो जाएगा किससे? n से। वेयर n इज व्हाट? जल्दी जल्दी बोलिए। वेयर n इज अ वेरिएबल जिसमें हम यूजर से मांगेंगे साइज। आ रही है बात समझ? ये दो चेंजेस हमारे कोड में अब हम करेंगे, ठीक? तो अब आपने एमएलओक की पूरी कहानी सुन ली है। अब आ जाते हैं सीधे इसके प्रोग्राम पे। प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ डायनेमिक एरे of n integers where n should be taken from the user, where n should be taken from the user. इसके बाद then ask the user to input values in the array and finally display all the numbers inputted along with their sum and average. तो अब जरा इस क्वेश्चन को पढ़ के मुझे आप बताइए, इसमें नया क्या होने वाला है जो आपने आज तक नहीं करा? क्या एरे का सम और एवरेज निकाला है आपने? आज तक प्रोग्रामिंग में एरे के नंबरों का सम और एवरेज निकाला है? हाँ कि ना? निकाला है, बिल्कुल सही। लेकिन आपने आज तक एरे को कभी यूजर डिफाइंड साइज का नहीं बनाया। राइट और रॉन्ग? राइट। आपने जब भी एरे क्रिएट करा है, अपने खुद की साइज से एरे को साइज दी है, अपने खुद के मन से एरे को साइज दी है। इस बार पहला मौका है जब साइज मांगी जाएगी फ्रॉम द यूजर। क्लियर हो रही है बात? ठीक। तो अब मैं कोड लिख रहा हूं।
आप लाइन बाय लाइन पूरे कोड को देखना, ठीक है। 90% कोड आपको समझ में आएगा, 10% समझ में नहीं आएगा। 90% कोड समझ में आएगा, 10% कोड समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्या बता सकते हैं? 10% कोड नहीं समझ में आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्या आप बता सकते हैं? जल्दी 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 जल्दी, एनी प्रेडिक्शंस, क्यों नहीं आएगा? नहीं पता। इसलिए नहीं आएगा क्योंकि कुछ चीजें इस कोड में मैं पहली बार यूज करूंगा। ऑब्वियस सी बात है ना, जो पहली बार यूज होगा वो आपको समझ में कैसे आएगा? तो थोड़ी सी पेशेंस रखिएगा, ठीक है। जैसे जैसे कोड प्रोग्रेस करेगा मैं वो सारी बातें बताता चलूंगा, ठीक है। तो कुछ चीजें इस कोड में मैं पहले ही कह रहा हूं नहीं है, जो हम फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं। आज तक जो आपने यूज नहीं करा है, कुछ ऐसा दिखेगा आपको। बट थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, सारी चीजें कोड के अंत तक, फाइनल तक समझ में आपके आ जाएंगी। गेट सीएच पे जब पहुंचेंगे तब सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो कोड को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला डाउट तो आपको हेडर फाइल को देखकर ही आएगा। आपके हिसाब से कितनी हेडर फाइल लगनी चाहिए इस कोड में? जल्दी बोलो, आप लोगों के हिसाब से इस कोड में कितनी हेडर फाइल लगनी चाहिए? 3 लगनी चाहिए। वेरी गुड। कौन कौन सी 3? एक stdio.h, एक सदाबहार conio.h और एक alog.h, है ना। अब इसके अलावा और क्या लगेगी? इसके अलावा एक हेडर फाइल और लगेगी। क्यों लगेगी, उसका रीजन मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। तो एक डाउट तो ये आएगा दिमाग में, stdlib.h हमने क्यों यूज करी है, ठीक है। अभी देखते हैं क्यों यूज करी है। उसके बाद प्रोग्राम में एक इंटीजर n लगेगा जो यूजर से नंबर लेगा, i लगेगा लूप चलाने के लिए, डायनेमिक एरे बन रहा है तो एक पॉइंटर लगेगा, और सबको ऐड करने के लिए सम लगेगा। सारे वेरिएबल समझ आ रहे हैं? आ रहे हैं। स्क्रीन क्लियर होगी और यूजर से आप मांगेंगे एरे की साइज। तो आप लिखेंगे एंटर हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स यू वांट टू स्टोर। बताओ कितने नंबर का एरे बनाने में इंटरेस्टेड हो। ये सवाल आप यूजर से करेंगे। जो भी जवाब उधर से आएगा वो n में स्कैन कर लिया जाएगा, और फिर आप जो अभी अभी बात कर रहे थे वो अप्लाई करते हुए कहेंगे p इज इक्वल्स टू इंट स्टार एमएलॉक n मल्टीप्लाइड बाय साइज ऑफ इंट। फिर आप कहेंगे इफ p डबल इक्वल्स टू नल, ये एक नई चीज और आई, देन printf सॉरी insufficient memory, और यहां से कर जाएंगे आप रिटर्न, सॉरी रिटर्न नहीं, एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है। और एग्जिट में आएगा 0, नहीं 0 भी नहीं आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो ये दो चीजें नहीं है आपके लिए। सर यूजर 0 दिया तब भी चलेगा, यूजर 0 देगा तो 0 बाइट्स का एरे बनेगा, 0 बाइट्स का एरे बनेगा तो p में नल आएगा। 0 बाइट्स का एरे कैसे बना पाएंगे अपन, ठीक है। इसके बाद प्रोग्राम का सेकंड पार्ट चलेगा। सेकंड पार्ट में आप लिखेंगे, यहां लिख देता हूं, सेकंड पार्ट में अपन कहेंगे फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस। फॉर के अंदर आप लिखेंगे printf डबल कोट्स में एंटर नंबर, जो नंबर मिलेगा स्कैनफ में स्टोर करेंगे आप p प्लस i के नाम से। फिर एक फॉर लूप चलेगा फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, और अंदर आप कहेंगे सम इज इक्वल टू
सम प्लस वैल्यू एट p प्लस आई, और यहाँ प्रिंट करते जाएंगे आप वैल्यू एट p प्लस आई को। लूप से बाहर निकलकर फिर एक नया काम करेंगे, फ्री p, उसके बाद प्रिंटफ। प्रिंटफ में आएगा सम इज परसेंटेज d कॉमा सम, फिर एक प्रिंटफ, इस प्रिंटफ में आएगा एवरेज इज परसेंटेज f कॉमा फ्लोट ऑफ सम डिवाइडेड बाय n। ये है आपका कोड। जैसा मैंने कहा, कुछ बातें समझ आ रही होंगी, कुछ समझ में नहीं आ रही होंगी। सही है? ठीक है, अब शुरू करते हैं इसका ट्रेस। ठीक, सबसे पहली चीज आपको मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था, अभी भी हमने ये बात करी। लेट मी ओपन द लास्ट पेज। जब हम एमएलओक को कॉल करते हैं तो हम उनको जो साइज पास करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स में करते हैं कि नंबर ऑफ बाइट में करते हैं? नंबर ऑफ बाइट्स में करते हैं, राइट? लेकिन अगर आप टेक्निकली सोचें तो आपका यूजर से साइज बाइट्स में मांगना सही होगा क्या? क्या ये सही रहता अगर हम यूजर से ये पूछते तुम्हें कितने नंबर ऑफ बाइट चाहिए, ये बताओ? गलत रहता ना, क्योंकि यूजर इतना टेक्निकल थोड़ी है कि वो ये बता पाए कि 10 इंटीजर को कितने बाइट लगेंगी। यूजर को थोड़ी कंप्यूटर साइंस की नॉलेज है, हाँ या ना? है ना? इसलिए हम जब भी साइज मांगते हैं यूजर से, कभी भी बाइट्स में नहीं मांगते हैं। ठीक है, हम प्रोग्रामर हैं, हमें टेक्निकल बातें आती हैं, यूजर को नहीं आती हैं। इसलिए हम यूजर से, गौर करिएगा, साइज नंबर ऑफ एलिमेंट्स में मांग रहे हैं, और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि वो जितने एलिमेंट बोले उसको बाइट्स में कन्वर्ट करके हम एमएलओक के पास भेजें। तो इमेजिन करिए, जब मैंने यूजर से बोला तुम्हें कितने एलिमेंट स्टोर करने हैं, उसने बोला 7, तो ये हमारी ड्यूटी है कि एमएलओक के पास 7 ना जाए। क्या जाए 7 की जगह? या तो 14 जाए और या 28 जाए। सही कह रहा हूं? या तो 14 जाए या 28 जाए, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ कंपाइलर यू आर यूजिंग। इसलिए ध्यान से देखिए, मैंने एमएलओक के आर्गुमेंट में थोड़ी सी मैथ्स करी हुई है, और यह लिखा हुआ है साइज ऑफ इंट। अब साइज ऑफ इंट हम अगर टर्बो पे हैं तो 2 हो जाएगा, जीसीसी पे हैं तो 4 हो जाएगा, राइट? तो अगर ये टर्बो पे 2 हुआ तो टोटल साइज बन जाएगी 14। अगर जीसीसी पे हुए और ये 4 हुआ तो आपके एरे के लिए टोटल बाइट्स हो जाएंगी 28। क्लियर हो रहा है? राइट। अब अगली जरूरी बात सुनिए ध्यान से। आप जब सी लैंग्वेज में या दुनिया की किसी भी लैंग्वेज में वेरिएबल्स बनाते हैं तो वो वेरिएबल्स मेमोरी में जाते हैं, है ना? अगर मैं आपसे पूछूंगा मेमोरी में कहां जाते हैं, उम्मीद करता हूं आपने स्ट्रिंग वाला लेक्चर अच्छे से पढ़ा होगा, तो आपको याद होगा यूजर एरिया में जाते हैं। बताया था मैंने आपको ये भी बताया था यूजर एरिया 64 KB का होता है। टर्बो कंपाइलर की बात कर रहा हूं, ठीक है? ये जो 64 KB का यूजर एरिया होता है, ये 2 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है, याद रखिएगा। ये 2 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है, याद रखिएगा। एक सेक्शन कहलाता है स्टैक और एक सेक्शन कहलाता है हीप। तो एक होता है यूजर एरिया का स्टैक एरिया और एक होता है यूजर एरिया का हीप एरिया। इतना क्लियर है? एक होता है स्टैक एरिया, एक होता है हीप एरिया। कुछ वेरिएबल्स स्टैक में जाते हैं, कुछ वेरिएबल्स आपके प्रोग्राम में हीप से आते हैं। अब कौन जाता है स्टैक में, कौन जाता है हीप में? स्टैक में आपके प्रोग्राम के सारे लोकल वेरिएबल जाते हैं, ठीक? तो आई होप याद होगा आपको, ये n, ये i, ये p, ये सम, ये सब लोकल है। तो ये सब यहां रहेंगे, इस एरिया में रहेंगे। लेकिन जब आप एमएलओक से मेमोरी मांगते हैं, एमएलओक मेमोरी लाता है फ्रॉम अ स्पेशल एरिया विच इज कॉल्ड एज हीप एरिया, ठीक?
आप ये बताइए क्या इस बात की संभावना है कि यूजर आपको इतनी बड़ी साइज दे दे जितनी मेमोरी हीप में मौजूद ही ना हो? क्या कहते हैं, इस बात की पॉसिबिलिटी बनती है? बिल्कुल बनती है। इमेजिन करिए यूजर 7 की जगह आपको 7000 दे देता, तो मुझे बताइए 7000 इंटीजर मेमोरी में कितने बाइट मांगेंगे? 14,000 या 28,000, डिपेंडिंग ऑन द कंपाइलर। अब इस बात के पूरे चांसेस हैं कि आपके हीप एरिया में 28,000 या 14,000 बाइट अवेलेबल ना हो। तो याद रखिएगा, जब एमएलॉक को मेमोरी नहीं मिलती है, जब किसी कारणवश एमएलॉक आपके लिए स्पेस एलोकेट नहीं कर पाता है, तो फिर वो आपको एड्रेस रिटर्न नहीं करता, वो आपको एक स्पेशल कांस्टेंट रिटर्न करता है, जिस कांस्टेंट का नाम होता है NULL नल, जिसकी न्यूमेरिक वैल्यू होती है 0। ठीक है, ज्यादा परेशान बिल्कुल होना नहीं है आपको। ऐसा मत सोचिएगा सर ये क्या हो रहा है नल 0। आप इससे मिलता जुलता केस आज से 15-20 लेक्चर पहले हैंडल कर चुके हैं। क्या आपको याद है आप सी में कलर बदल सकते हैं बाय कॉलिंग द फंक्शन टेक्स्ट कलर? याद है? और हमने टेक्स्ट कलर को येलो रेड ये सब पास करा था। और अगर आप अपना उस दिन वाला लेक्चर रिवाइज करें, नोट्स चेक करें, तो आपको याद आएगा मैंने कहा था येलो का न्यूमेरिक वैल्यू 14 होती है ना? तो जैसे येलो हमारे लिए कलर कांस्टेंट है, कलर कांस्टेंट है ना, एक कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे नल हमारे लिए एड्रेसेस को रिप्रेजेंट करने वाला कांस्टेंट है। ठीक है, येलो की न्यूमेरिक वैल्यू कितनी होती है? 14। नल की न्यूमेरिक वैल्यू 0 होती है। तो क्या मैं यहां पर P=0 भी लिख सकता था? एवरीवन प्लीज रेस्पॉन्ड। क्या मैं यहां पर P=0 भी लिख सकता था? हाँ, लिख तो सकता था, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल प्रोग्रामर बन रहे हैं, अगर आप प्रोफेशनली कोडिंग की बात करें, तो हमेशा एडवाइजेबल है कि आप नल की 0 की जगह पर नल लिखें। लोग नल ज्यादा बेटर समझते हैं बजाय 0 के, क्योंकि दिमाग लगाइए 0 तो किसी कैलकुलेशन का आंसर भी हो सकता है ना, जैसे sum=0 है ना, आस्की कोड भी 0 होता है ना, बैकस्लैश 0 का, बैकस्लैश 0 का आस्की कोड भी 0 होता है। तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। लोग मतलब आपके को प्रोग्रामर्स जिनके साथ आप बैठकर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। तो बेटर है किसी को आपके कोड को पढ़ने में दिक्कत ना हो, तकलीफ ना हो, उसके लिए आप हमेशा जब भी एड्रेस का मिसिंग होना रिप्रेजेंट करें, ये बताने की कोशिश करें कि एड्रेस नहीं मिला, उसकी जगह हम लोग यूज करते हैं NULL नल। ठीक है, और नल डिक्लेयर्ड कहां है? नल डिक्लेयर्ड है stdio.h के अंदर। बताइए समझ आई बात? तो ये नल लिखकर क्या हो रहा है, समझ आया? इस बात को क्रॉस चेक करा जा रहा है कि हमने जितनी मेमोरी एमलॉक से मांगी थी, क्या एमलॉक हमारे लिए उतनी मेमोरी ला पाया? अगर ला पाया तो क्या होगा? अगर ला पाया तो एड्रेस देगा, अगर ला पाया तो एड्रेस देगा, और अगर नहीं ला पाया तो रिटर्न करेगा 0, जिसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं नल से। विकास का डाउट है नल क्या कैपिटल्स में ही लिखना है? विकास येलो कैपिटल में लिखते हैं? बताओ। बिल्कुल। क्या सी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है? बस तो आपको नल कैपिटल में लिखना है। जरा भी नल में आपने कुछ छोटा करा, स्मॉल करा, तो कंपाइलर बोल देगा अनडिफाइंड सिंबल नल, राइट? इसलिए कैपिटल में ही लिखना है। ये प्री डिक्लेयर्ड कांस्टेंट है, मैं और आप बना नहीं रहे हैं, ये बना हुआ है। आगे बढ़े? ठीक है, चलिए अब मुझे बताइए, अगर ये इफ कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इसका ये मतलब माना जाए कि एरे नहीं बना? यस और नो? अगर ये इफ कंडीशन ट्रू हो जाती है तो क्या इसका ये मतलब माना जाए कि एरे नहीं बना? है ना? अब अगर एरे नहीं बना तो आप मानते हैं हम आगे नहीं बढ़ सकते, कोई मतलब ही नहीं आगे जाने का। जब एरे ही नहीं है तो इनपुट कहां से लेंगे, डेटा कहां रखेंगे? तो आज पहली बार हम ये सीख रहे हैं कि अगर एरे नहीं क्रिएट हुआ है तो प्रोग्राम इमीडिएटली हो जाना चाहिए टर्मिनेट। अगर एरे क्रिएट नहीं हुआ है तो प्रोग्राम इमीडिएटली हो जाना चाहिए टर्मिनेट। एंड टुडे इज द फर्स्ट डे जब आप ये सीखेंगे एक प्रोग्रामर प्रोग्राम को किल, टर्मिनेट कैसे करता है। आपको फंक्शन टर्मिनेट करना आता है? किसी फंक्शन को बीच में रोकना आता है? कैसे रोकते हैं?
कैसे रोकते हैं? दीपांकर अभी बात कर रहा हूं, रुक जाओ 2 मिनट ध्यान से। फिर डांट खाने वाला सवाल पूछा है आपने, अभी पड़ेगी डांट। बताइए जल्दी से, सवाल पूछने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, है ना? ये सॉरी सवाल के लिए नहीं है, ये सॉरी है जो सवाल में आपने वर्ड्स यूज करें। सी खत्म होने आ रही है बच्चे। ब्रेक क्या अपन लोग इफ में लगाते हैं दीपांकर? ब्रेक से किसे रोकते हैं दीपांकर? ब्रेक से किसे रोकते हैं? दीपांकर जवाब देगा, कोई नहीं बोलेगा। दीपांकर ब्रेक से किसे रोकते हैं? कोई बात नहीं, नहीं याद है तो बोल दो नहीं याद है। टाइम वेस्ट नहीं करो बेटा, जल्दी बोलो फटाफट। ब्रेक से किसे रोकते हैं? बाकी लोग बताइए, ब्रेक से किसे रोकते हैं? स्विच को रोकते हैं, लूप को रोकते हैं। दीपांकर हमने क्या कोई लूप लगा रखा है? यस और नो? तो फिर कैसे लग जाएगा ब्रेक? ब्रेक बगैर लूप बगैर स्विच के आया तो क्या कोड कंपाइल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, कोड दे देगा एरर। हम डायरेक्ट कभी इफ में ब्रेक नहीं लगाते, वो तभी लगाते हैं जब वो किसी लूप का पार्ट हो, राइट? तो ये सवाल ही गलत था कि हम यहाँ ब्रेक लगा सकते हैं, यहाँ लगाते तो क्या होता? ब्रेक लगाते तो एरर आ जाती। ओके, चलिए अब मैं अपने सवाल पे वापस आ रहा हूं। आपने फंक्शन को रोका है क्या? कभी ऐसा करा है कि फंक्शन को आप रोक पाए हो बीच में ही? हाँ, बहुत बार करा है, बाय यूजिंग द कीवर्ड रिटर्न। रिटर्न याद करिए, फंक्शन की प्रोसेसिंग वहीं के वहीं रोक देता है, हाँ या ना? और ब्रेक किसे रोकता है? ब्रेक लूप को रोकता है। आज हमें लूप रोकना है कि फंक्शन रोकना है? आज हमें लूप रोकना है कि फंक्शन? नहीं मोनल, आज हमें पूरे प्रोग्राम को रोकना है। नहीं दीपिका, आज हमें पूरे प्रोग्राम को रोकना है। दीपिका, आदित्य, शैला, हमें प्रोग्राम को रोकना है, समझिए। खाली एक फंक्शन को नहीं रोकना है। हम ये चाहते हैं ना कि रोकना वो नहीं है शैला, वो रोकना नहीं जो गेट सीएच करता है। रोकना मतलब किल कर देना, बंद कर देना, टर्मिनेट कर देना। आपने शायद रोकने का मतलब पॉज ले लिया है ना? आप ये सोच रहे हो कि मैं कह रहा हूं रोकना मतलब पॉज करना, वो नहीं है। रोकना मतलब किल कर देना, टर्मिनेट कर देना, राइट? तो आज पहली बार आप सीखें प्रोग्राम को टर्मिनेट कैसे करते हैं। कैसे करते हैं? बाय कॉलिंग अ फंक्शन जिसका नाम है एग्जिट। और एग्जिट फंक्शन हमें 2 हेडर फाइल्स में मिलता है, या तो stdlib.h और या process.h। या तो stdlib.h और या process.h, इन दोनों में आपको मिलेगा एग्जिट फंक्शन। इज दिस क्लियर? ठीक है, अब ब्रैकेट में मैंने 1 क्यों पास करा है वो मैं पूरा प्रोग्राम ट्रेस करके फिर आपको समझाता हूं। ठीक है, अभी 1 को इग्नोर कर दीजिए, बस अभी इतना समझ लीजिए कि एग्जिट से इमीडिएट इफेक्ट के साथ प्रोग्राम आपका किल हो जाएगा, प्रोग्राम आपका टर्मिनेट हो जाएगा। आ रही है बात समझ? सभी लोगों को क्लियर हो रहा है? ठीक है, अब मुझे बताइए, अगर इस इफ के अंदर नहीं गए, अगर इस इफ के अंदर नहीं गए तो क्या इसका मतलब ये ले लें कि हमें डायनेमिक एरे मिल गया? जल्दी जल्दी यस और नो? बिल्कुल ले लीजिए। इसका साफ मतलब होगा कि आपको आपका डायनेमिक एरे मिल गया। ठीक, आपने 7 बोला था, आपको 7 के अकॉर्डिंगली 14 या 20 बाइट्स का, 28 बाइट्स का एरे मिल गया होगा। और अगर मैं मान लूं इस एरे का बेस एड्रेस 8000 है तो 8000 इस पी नाम के पॉइंटर में आ गया होगा। अब बताइए, अगर पॉइंटर किसी एरे को पॉइंट करता है तो क्या वाया पॉइंटर उस एरे को एक्सेस करा जा सकता है? आप लोगों ने सीखा है ये चीज? बिल्कुल कर सकते हैं। सिर्फ पॉइंटर के पास एरे का होना चाहिए बेस एड्रेस, राइट? और ये करने के लिए हम क्या लिखते हैं? ये करने के लिए हम क्या लिखते हैं? जल्दी जल्दी बोलिए। एरे के हर सेल को एक्सेस करने के लिए मैंने लूप में क्या लिखा हुआ है? वेरी गुड दीपिका, मैंने लिखा हुआ है p प्लस आई। p प्लस आई कैसे सॉल्व होता है याद है? p प्लस आई कैसे सॉल्व होता है याद है? याद होगा। p प्लस आई का मतलब होगा p प्लस आई मल्टीप्लाइड बाई साइज ऑफ
और डेटा टाइप ऑफ पॉइंटर, राइट। हमारे पॉइंटर की डेटा टाइप क्या है इस वक्त? इंटीजर। तो हर बार कंपाइलर आई को कितने से मल्टीप्लाई करेगा? 2 या 4 बाइट से, डिपेंडिंग ऑन द कंपाइलर। और इस मल्टीप्लिकेशन से हमें एड्रेसेस मिलते जाएंगे, इस मल्टीप्लिकेशन से हमें एड्रेसेस मिलते जाएंगे, यस। और हमारा पॉइंटर एक एक सेल के थ्रू पास होगा और उस सेल में डेटा बारी बारी से स्टोर करता जाएगा। इतना क्लियर? जल्दी बोले। ठीक है। अब जब लूप से हम बाहर आएंगे तब हम चाहते हैं दोबारा इस डेटा को प्रिंट करें और प्रिंट करने के साथ साथ अपन उसे सम में ऐड करें। ये दोबारा वाला काम अगर आप गौर से देखें तो इस एरिया में हो रहा है, इस सेकंड वाले फॉर लूप में हो रहा है। ये समझ आ रहा है? ओके। ये फॉर लूप एरे के हर सेल की वैल्यू को ऐड करेगा सम में और उसके बाद इस वैल्यू को स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा। इतना क्लियर? क्लियर। ब्लॉक से बाहर जैसे ही हम निकलेंगे हमारा फॉर लूप एग्जीक्यूट होकर बंद हो जाएगा और हमें सम के अंदर सारे नंबरों का सम मिल जाएगा। मिल जाएगा? मिल जाएगा। अब आता है एक और नया स्टेटमेंट, एक और नया फंक्शन कॉल मैंने करा है। कौन सा फंक्शन कॉल करा है जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा? क्या दिख रहा है? एवरीवन प्लीज आंसर। Why only few people are answering? बाकी लोग क्या कर रहे हैं? Are you not in the class? Very good. मैंने for loop के बाहर आकर अगला स्टेटमेंट लिखा है free p. This is my line. This is my statement. अब सवाल आता है ये free p क्या है और इसको लिखने का पर्पस क्या है, क्यों लिखा गया है ये? तो इसको समझने से पहले मैं आपसे एक रियल वर्ल्ड क्वेश्चन पूछता हूं, उसका जवाब दें। पूछूं? असल जिंदगी से जुड़ा हुआ एक सवाल, उसका आंसर दीजिए। सवाल है मम्मी पापा से पैसे लेने में और बैंक से लोन लेने में क्या डिफरेंस है? जवाब दें। मम्मी पापा से पैसे लेने में और बैंक से लोन लेने में क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? वेरी गुड। मम्मी पापा इतने अच्छे हैं कि वो आपसे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि आप उन्हें वापस दें, है ना? मम्मी पापा इतने अच्छे हैं कि वो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि आप उन्हें दें। वैसे आपको देना चाहिए, राइट? आपको देना चाहिए और आप देंगे भी, भगवान करे खूब दें। लेकिन टेक्निकली अगर देखा जाए तो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि आप उन्हें पैसे वापस लौटाएं, लेकिन बैंक की होती है। होती है। बिल्कुल यही फर्क होता है लोकल और डायनेमिक ब्लॉक्स में। जब आप लोकल वेरिएबल्स बनाते हैं जो आप सी के डे 1 से बनाते आए हैं, तो ये वेरिएबल्स जितनी मेमोरी कंज्यूम करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को वो मेमोरी आप वापस नहीं लौटाते, आप उसे ऑपरेटिंग सिस्टम को रिटर्न नहीं करते। लेकिन जब आप एमएलॉक करते हैं तो बताइए एमएलॉक मेमोरी कहां से लाता है? एक बार फिर बताइए, अभी सुना है आपने आधे घंटे पहले, हीप से लाता है। और हीप एक तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम का बैंक होता है। हीप ऑपरेटिंग सिस्टम का बैंक होता है और प्रोग्राम उस बैंक का कस्टमर होता है। तो जब प्रोग्राम को हीप कुछ मेमोरी देती है तो हीप ये एक्सपेक्ट करती है कि प्रोग्राम अपना काम खत्म करके वो मेमोरी हीप को वापस लौटाएगा। जैसे हीप से मेमोरी लेने का फंक्शन है, ऐसे हीप को मेमोरी वापस लौटाने का भी फंक्शन है। और हीप को मेमोरी वापस लौटाने का जो फंक्शन है उसका नाम है FREE फ्री। मतलब आपके लोकल वेरिएबल बिल्कुल वैसे हैं जैसे आपने मम्मी पापा से पैसे लिए, बट उन्हें कभी वापस लौटाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हीप से जो आपने पैसे लिए हैं, मेमोरी ली है, वो वापस लौटानी पड़ेगी और वो लौटाने का काम करता है फ्री। इंट्रोडक्शन समझ आया फ्री का? राइट? आ रही है बात समझ में? तो फ्री से जब आप फ्री को कॉल करेंगे तो फ्री मेमोरी को फ्री करने का काम करेगा। अब आते हैं दिमाग में दो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, हमने फ्री को पी दिया है, तो क्या ये पी को फ्री करेगा? बिल्कुल गलत। ये पी को फ्री नहीं करेगा, ये उस ब्लॉक को फ्री करेगा जिस ब्लॉक को पी पॉइंट कर रहा है। आई रिपीट,
हमने फ्री में पी पास करा है, क्या ये पी को फ्री करेगा? जी नहीं, ये पी को फ्री नहीं करेगा, ये उस ब्लॉक को फ्री करेगा जिसको पी पॉइंट कर रहा है। पी किसको पॉइंट कर रहा है? पी पॉइंट कर रहा है 8000 को, डायनेमिक एरे को। बिल्कुल सही। डायनेमिक एरे का एड्रेस कितना है? 8000 है। तो पी 8000 एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, फ्री इस 8000 एड्रेस को फ्री करेगा, राइट? फ्री करके कहां वापस कर देगा? फ्री करके कहां वापस कर देगा? वेरी गुड, फ्री करके हीप में वापस लौटा देगा। अब अगला डाउट आएगा आपका, सर अगर फ्री नहीं करते तो क्या होता? कोई प्रॉब्लम होती क्या सर? अगर हम फॉरगेट कर जाएं, भूल जाएं फ्री करना तो क्या होता है? जैसा शैला ने पूछा है, तो जवाब सुनिए इसका क्या होता। अभी फिलहाल आपका प्रोग्राम इस क्लोजिंग ब्रेस पे बंद हो जाएगा ना, गेट सीएस के बाद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो जब कोई प्रोग्राम बंद होता है तब डायनेमिक मेमोरी फ्री करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम खुद ही कर लेता है। जब कोई प्रोग्राम बंद होता है तो डायनेमिक मेमोरी फ्री करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम खुद ही कर लेता है। लेकिन जितने रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस हैं, कभी ठंडे दिमाग से आप सोचिएगा, वो कभी बंद नहीं होती हैं। वो 24 घंटे सातों दिन चलती हैं। उदाहरण के तौर पे आपके मोबाइल का व्हाट्सएप कब बंद होता है? आप बताइए। बंद होता है व्हाट्सएप? बताइए, जल्दी बताइए। कभी नहीं होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप दिन भर चैट करते रहते हैं, ये मत सोचिएगा सर आप ऐसा कैसे कह रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप दिन भर चैट करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने व्हाट्सएप ऑन नहीं भी करा है ना, तो आपके मोबाइल की मेमोरी में व्हाट्सएप चल रहा है। ठीक है? इसको कैसे पता कर सकते हैं? इसका कोई सबूत है? चलो आपके लिए एक टेक्निकल क्वेश्चन दिया मैंने, आप बताना मुझे अगले लेक्चर में, इसका कोई प्रूफ है कि मेरे मोबाइल में व्हाट्सएप ऑन है? इसके लिए व्हाट्सएप को जब हाँ, बैकग्राउंड एक्टिविटी, वेरी गुड वेरी गुड। व्हाट्सएप बैकग्राउंड एक्टिविटी की तरह चलता है, और एक्टिविटी नहीं होती है, वो सर्विस होती है आदित्य। व्हाट्सएप एक सर्विस की तरह आपके मोबाइल के बैकग्राउंड में चलता रहता है, आपको मालूम भी नहीं चलता, और व्हाट्सएप 24/7 आपके मोबाइल के अंदर ऑन रहता है। इसी तरह से आप बताइए, फेसबुक, गूगल, यूट्यूब या आपके घर के पास का एटीएम कब बंद होता है? आप बताओ। 24 घंटे ऑन रहता है ना? एटीएम की बात हम कर सकते हैं, ठीक है, सिक्योरिटी के कारण कभी कभी बैंक ने उसके आवर्स निश्चित करे हो, लेकिन एटीएम का वैसे तो मतलब यही है ना कि 24/7 आप उसे यूज कर सकते हैं। आप सोचिए, अगर आपने ऐसा कोई प्रोग्राम बनाया जो कभी बंद ही नहीं हो अपनी तरफ से, कभी टर्मिनेट ही नहीं हो अपनी तरफ से, तो आप मानते हैं फिर ये मेमोरी कभी फ्री नहीं हो पाएगी। थोड़ा ब्रॉडर लेवल पे सोचिएगा, थोड़ा दूर की सोचिएगा, मेरे प्रोग्राम की तरफ मत देखिएगा। मेरा प्रोग्राम तो 4 लाइनों के बाद बंद होने ही वाला है। लेकिन अगर आप एक अच्छे प्रोग्रामर की तरह सोचें, तो जब आप रियल वर्ल्ड एप्स बनाते हैं तो वो ऐसा नहीं है कि बार बार चलती हैं और बार बार बंद होती हैं। मैक्सिमम एप्स एक बार अप होती हैं और वो डाउन तभी होती हैं जब आपका सिस्टम शट डाउन होता है। मानते हैं? ठीक है? ऐसी स्थिति में अगर आपने फ्री नहीं करा तो फिर सोचिए, ये मेमोरी दूसरों के काम आएगी नहीं, आप इसे यूज करेंगे नहीं क्योंकि आपका काम हो गया, तो आप मानते हैं मेमोरी वेस्ट होगी। इसका सबसे बढ़िया रियल वर्ल्ड एग्जांपल क्या है? इसका सबसे बढ़िया रियल वर्ल्ड एग्जांपल है, आपने कॉलेज की लाइब्रेरी से बुक्स इश्यू कराई, घर पे लाके रख दी, ना खुद पढ़ी ना कॉलेज को रिटर्न करी। समझ रहे हैं? आपने कॉलेज की लाइब्रेरी से बुक्स इश्यू करी, घर पे लाके रख दी, ना खुद पढ़ी ना कॉलेज को रिटर्न करी, ना आपके काम वो किताबें आई, ना किसी और भले मानस का कुछ भला हो पाया। यस और नो? ये आप बुक को वेस्ट कर रहे हैं। तो जैसे आप बुक वेस्ट कर रहे हैं, ऐसे फ्री नहीं करना मेमोरी वेस्ट करना होता है। भाई आपका काम हो गया है तो आप वापस दे दीजिए ना बुक, ताकि वो बुक दूसरे किसी जरूरतमंद स्टूडेंट को मिल जाए। ऐसे ही प्रोग्राम के साथ होता है, आपका काम पूरा हो गया है तो सिस्टम को मेमोरी वापस दे दीजिए। ठीक है? इसका मतलब शैला, सबसे पहले आपके पिछले सवाल का जवाब दे रहा हूं, फ्री कॉल नहीं करना क्या सिंटेक्स एरर में गिना जाएगा? जल्दी बोले, सभी लोग बोले। हरगिज नहीं। अगर फ्री कॉल नहीं करना सिंटेक्स एरर होता तो मैं आपको ये 5 मिनट का इतना लंबा लेक्चर नहीं सुनाता फ्री को लेकर। मैं एक लाइन बोलकर बंद कर देता अपनी बात कि फ्री कॉल नहीं करोगे तो कोड कंपाइल नहीं होगा। तो सबसे बड़ी बात, जहां चीजें सिंटेक्स एरर नहीं होती हैं वहां आप मानते हैं प्रोग्रामर की जिम्मेदारी बढ़ जाती है
हमारे ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी आ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। जब सिस्टम कुछ कहेगा ही नहीं तो फिर हमें सोचना पड़ेगा कि कोड में सही क्या है और गलत क्या है, राइट? तो सही ये है कि जैसे ही आपका काम खत्म हो, दूसरों का भला सोचते हुए समझदार प्रोग्रामर की तरह, जिम्मेदार प्रोग्रामर की तरह ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी वापस लौटा दीजिए। और मेमोरी वापस कौन लौटाता है? जल्दी बोलिए। मेमोरी वापस लौटाता है एम एलॉक का साथी, एम एलॉक का काउंटर पार्ट, और वो काउंटर पार्ट है फंक्शन जिसका नाम है फ्री। तो फ्री भी किसी हेडर फाइल में होगा। हाँ, ये उसी हेडर फाइल में है जिस हेडर फाइल में एमएलॉक है। कौन सी? alloc.h। मतलब ये राम लक्ष्मण की जोड़ी है, लव कुश। बिल्कुल, एक आएगा तो दूसरा भी आएगा। अगर एमएलॉक आएगा तो उसके साथ साथ पीछे पीछे फ्री भी आएगा। एमएलॉक आएगा मेमोरी लाने के लिए, फ्री आएगा मेमोरी वापस ले जाने के लिए। हुआ क्लियर? आगे समझ में बात? फ्री क्यों लिखते हैं? अच्छा, और फ्री कब लिखते हैं ये एक बार और बताइए। फ्री कब लिखते हैं? जब आपको ऐसा लगे मुझे अब इस मेमोरी की जरूरत नहीं है। जब आपको ऐसा महसूस हो मेरा काम हो गया, आई एम डन नाउ, आई डोंट वांट दिस मेमोरी एनी मोर, तब आप सिस्टम को मेमोरी वापस दे दें। ठीक? और सिस्टम को मेमोरी वापस देने के लिए आपके लिए फंक्शन कॉल है फ्री। इज इट क्लियर? एक्सप्लेनेशन समझ आया फ्री का? चलो अब आते हैं एक पेंडिंग चीज पे। वो एग्जिट में हम लोगों ने 1 क्यों लिखा हुआ है? Why have we written 1 in exit? अब ये समझते हैं। तो ये बताइए, आप इतने सारी एप्स चलाते हैं मोबाइल में, अपने लैपटॉप पे इतने सारे सॉफ्टवेयर आप रन करते होंगे, आप किसी भी सॉफ्टवेयर को बंद कैसे करते हैं? टेल मी। अब ये क्लास ओवर होगी आपकी तो आप जूम ऐप को बंद कैसे करेंगे? फास्ट फास्ट फास्ट। कैसे बंद करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को आप? हाँ जी, शाबाश, बिल्कुल सही जवाब साक्षी का। आप क्लोज बटन पे या क्रॉस बटन पे क्लिक करते हैं, ऐसे ही बंद करते हैं ना? कहीं ना कहीं कोई क्रॉस का या क्लोज का बटन होता है और आप उसे क्लिक करते हैं और सॉफ्टवेयर बंद हो जाता है। फाइन। और आपने कई बार ऐसे भी देखा होगा कि आप सारे क्लोज सारे क्रॉस क्लिक करके हार जाते हैं, सॉफ्टवेयर बिल्कुल बंद नहीं होता, फिर आप ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं ना ब्रह्मास्त्र। क्या ब्रह्मास्त्र होता है वो अगर आप विंडोज पे काम कर रहे हैं तो ब्रह्मास्त्र होता है कंट्रोल ऑल डिलीट। कंट्रोल ऑल डिलीट करके फिर आप ऐप को किल करते हैं, है ना? बिल्कुल ऐसे आपके प्रोग्राम्स के साथ होता है। ध्यान दीजिएगा, जब भी आपका सी लैंग्वेज का प्रोग्राम ये वाली स्टेज पे पहुंचता है, कौन सी वाली स्टेज? जहां मैं ब्लू कलर से सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं। दिख रहा है आपको ब्लू कलर का सर्कल जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं? कहां ड्रॉ करा है मैंने ब्लू कलर का सर्कल? बताइए कहां ड्रॉ कर रहा हूं मैं ब्लू सर्कल? वेरी गुड, क्लोजिंग ब्रेस पे, लास्ट में। तो जब आपका प्रोग्राम इस ब्रेस तक की जर्नी पूरी कर लेता है, जब आपका प्रोग्राम यहां तक आ जाता है, तो हम मानते हैं आपका प्रोग्राम नॉर्मली टर्मिनेट हुआ। हम मानते हैं आपका प्रोग्राम नॉर्मली टर्मिनेट हुआ, मतलब अपना जीवन काल पूरा करा, अपना जीवन अच्छे से बिताया और फिर खत्म हो गया। राइट? समझ आई बात? जो उसका काम था वो उसने पूरा करा, जिम्मेदारी निभाई और उसके बाद टर्मिनेट हो गया। फाइन। लेकिन जब आप आपके प्रोग्राम को एग्जिट से किल करते हैं, तो आप मानते हैं आप अपने प्रोग्राम को आधी जिंदगी में ही मार रहे हैं। आप मानते हैं इसकी जिंदगी अभी पूरी नहीं हुई है, ये बेचारा अभी अपनी लाइफ जी रहा था कि आपने इसको शूट कर दिया, गोली मार दी आपने, इसको किल कर दिया आपने, इसे कर दिया। तो फिर आपको भगवान को जवाब देना पड़ता है कि ऐसा क्यों करा। कौन भगवान? भगवान यहां पर है ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको ऑपरेटिंग सिस्टम को बताना पड़ता है कि ऐसा क्या कारण रहा कि आपने प्रोग्राम को बीच में ही किल कर दिया। ऐसा क्या दिक्कत हो गई कि आप प्रोग्राम को बिल्कुल आगे जाने नहीं देना चाह रहे थे और आपने यहीं के यहीं टर्मिनेट कर दिया। तो ये बताने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को कि हमें क्या प्रॉब्लम हो गई, ऑपरेटिंग सिस्टम ने हमें 2 कोड्स दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? क्या सुना आपने वर्ड? CODES, कोड्स दिए हुए हैं। आपके कॉलेज में आपके सब्जेक्ट कोड्स होते हैं, आपके कॉलेज में आपके सब्जेक्ट कोड्स होते हैं, हर सब्जेक्ट का कोई ना कोई कोड होता है। ऐसे यहाँ पर 2 कोड्स होते हैं, एक कोड होता है 0 और एक कोड होता है 1। एवरीवन प्लीज लिसन केयरफुली, कहानी में बहुत इंपॉर्टेंट ट्विस्ट है। एक होता है 0 और एक होता है 1। सबसे पहले अगर कोई आपसे पूछता है क्या है 0 और 1, बाइनरी नंबर्स,
तो आप बोलोगे नहीं। ट्रू फॉल्स, आप बोलोगे नहीं। ये तो इनके मतलब होते ही हैं, लेकिन आज इनका एक नया मतलब है। क्या है? इन 0 और 1 को हम C++ दोनों लैंग्वेजेस में, इवन जावा में भी एग्जिट कोड्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? लिखिए चार्ट में, एग्जिट कोड्स के नाम से जानते हैं। इन 0 और 1 को हम एग्जिट कोड्स के नाम से जानते हैं। अच्छा, 0 क्या बताता है? 0 बताता है आपका प्रोग्राम बिना किसी तकलीफ, बिना किसी दिक्कत के बंद हुआ, सब बढ़िया चला और प्रोग्राम बंद हुआ, तो 0 बताता है सक्सेस। और 1 क्या बताता है? 1 बताता है प्रोग्राम में कुछ प्रॉब्लम आई, और 1 बताता है अपने आप में फेलियर। 1 बताता है अपने आप में फेलियर, 0 बताता है सक्सेस, और 1 बताता है अपने आप में फेलियर। तो जरा वापस लौटिए अपने कोड की तरफ और मुझे बताइए इस कोड को देखकर कि क्या इस कोड में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम को एग्जिट 1 कहना फेलियर इंडिकेट कर रहा है? हाँ, बिल्कुल कर रहा है। क्यों फेलियर बता रहे हैं आप? इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब आप एमएलओक से मेमोरी मांग रहे हैं और एमएलओक आपको मेमोरी नहीं दे रहा है, तो आप मानते हैं ये फेलियर है। ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपको मेमोरी नहीं दे पा रहा है या एमएलओक आपको स्पेस मेमोरी में नहीं दे पा रहा है, तो इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है ना एज अ प्रोग्रामर। क्या हमने कुछ गलत कर दिया है जो हमें मेमोरी नहीं मिल रही? वी आर नॉट एट फॉल्ट, इट्स द फॉल्ट ऑफ द सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की गलती है, वो रैम मैनेज शायद नहीं कर पाया और हमारी रिक्वेस्ट को फुलफिल नहीं कर पाया, राइट? हमने कोई इतनी ज्यादा मेमोरी तो मांग ही नहीं ली जितनी हीप की साइज से बड़ी हो, राइट? याद करिए 64 KB का एरिया है पूरा, मैंने तो 28,000 बाइट्स मांगी हैं। अगर 7,000 के लिए भी मैं चलूं तो 28,000 बाइट अगर नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब मेरे कोड में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ऑपरेटिंग सिस्टम के रैम मैनेजमेंट में है। तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम को ये जतलाएंगे, ये बताएंगे ये कहकर कि कोड फेलियर के कारण बंद हुआ, और ये बताने के लिए हम लोग यहां पर लिखेंगे। अब आपको एक पुरानी बात याद दिलाता हूं, आपको एक पुरानी बात याद दिला रहा हूं मैं। फंक्शन पढ़ें? जल्दी बोलो, फंक्शन पढ़ें? जब फंक्शन पढ़े थे आपने, तब मैंने आपसे बोला था कि हम लोग सी में वॉइड मेन लिखते हैं, बोला था, राइट? और मैंने आपको एक और बात बोली थी, उम्मीद करता हूं याद होगी और आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोलने जा रहा हूं। और मैंने आपसे कहा था जब हम C++ में एंटर करेंगे तब आप देखेंगे हम इंट मेन लिखेंगे। क्या हम C++ के क्लोज आ गए? क्या हम C++ के करीब हैं? यस। अगले थर्सडे से C++ स्टार्ट होगी आपकी, और तब देखेंगे आप वॉइड मेन की जगह कोड में लिखना शुरू करेंगे इंट मेन। और अब आपको समझ में आ रहा होगा, जब इंट मेन लिखते हैं तो लास्ट में C++ में देखा है आपने रिटर्न 0 लिखा रहता है, देखा है? सी के कोड्स में भी रिटर्न 0 दिखेगा आपको। जीसीसी कंपाइलर पे अगर आप काम कर रहे हैं तो लास्ट में आपको रिटर्न 0 लिखा हुआ दिखेगा। उम्मीद करता हूं अब आपको इस 0 का मतलब समझ आ गया होगा। आई होप अब आपको इस 0 का मतलब समझ में आ गया होगा। आ गया? ये 0 है, इंडिकेट कर रहा है सक्सेस। यानी C++ ये मानती है कि आप अगर प्रोग्राम में मेन फंक्शन लिखते हैं और आप सिंपल सा काम भी मेन में करते हैं, सबसे सिंपल काम क्या है? हेलो प्रिंट करना, मान लें सबसे सिंपल काम हेलो प्रिंट करना है, तो हेलो प्रिंट करने के बाद भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम को थैंक यू बोलें, और आपका थैंक यू बोलने का जो तरीका है वो C++ में होता है रिटर्न 0, ये कहते हुए कि मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली टर्मिनेट हो रहा है। सी बस ये थैंक यू अपनी तरफ से नहीं बोलती, सी बस थैंक यू की जगह नाराजगी दिखाने का काम जरूर करती है, और वो नाराजगी के लिए आप एग्जिट में पास करते हैं सी लैंग्वेज में 1। तो एग्जिट 1 और रिटर्न 1, एग्जिट 0 और रिटर्न 0 एक ही मतलब है? यस, बिल्कुल दोनों का एक ही मतलब है, बस फर्क कितना है, एग्जिट एक फंक्शन है जबकि रिटर्न अपने आप में एक कीवर्ड होता है। करेक्ट? एवरीवन इज गेटिंग दिस? तो ये था आपका पूरा ट्रेस। एग्जिट क्यों लगा, फ्री क्यों लगा, stdlib.h क्यों लगी, सब के बारे में मैंने आपको बता दिया। कोई डाउट, कोई क्वेरी होगी तो आप सैटरडे पूछिएगा मुझसे, नहीं तो सैटरडे हम शुरू करेंगे लास्ट चैप्टर दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चर।
कहने को लास्ट चैप्टर सी का है, लेकिन याद रखिएगा ये शुरुआत C++ की होगी। तो सैटरडे से ही आपकी इनडायरेक्टली C++ स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि C++ में सी का आखिरी टॉपिक वापस रिपीट करा जाता है क्लास नाम के चैप्टर को समझने के लिए। हाँ, process.h मोनल मैंने कहा, आपने शायद ध्यान नहीं दिया। process.h और stdlib.h दोनों से हमें एग्जिट मिलता है। process.h हेडर फाइल का नाम है वो, और stdlib.h दोनों ही हमें एग्जिट फंक्शन का सपोर्ट देती हैं। नहीं, stdlib इज ऑल्सो नॉट कॉल्ड प्रोसेस। दो हेडर फाइल है दोनों विकास, दो अलग अलग हेडर फाइल है, लेकिन दोनों में फंक्शन कॉमन है। फ्री p+1 लिख दोगे तो आगे वाला ब्लॉक फ्री होगा, शुरुआत वाली 2 बाइट फ्री नहीं होंगी। ये फिर ऐसा हुआ तुमने कॉलेज से 3 किताबें ली और तुमने 2.5 किताब रिटर्न करी, आधी फाड़ के अपने पास रख ली। ऐसा करोगे तुम कुंदन? बताओ, नहीं करोगे ना, राइट? इसलिए नहीं करना है ऐसा अपन को। ऐसा करने का मतलब ये है आप ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ चीटिंग कर रहे हैं। उसने आपको जितनी बाइट दी उतनी वापस देनी चाहिए कि नहीं? क्यों कुंदन? देनी चाहिए ना। इसलिए फ्री p+1 बोलना गलत प्रैक्टिस है। बाकी चल तो जाएगा फ्री p+1 में भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं एग्जिट जीरो शैला। एग्जिट जीरो हम लोग करते हैं तब जब हम यूजर से चॉइस ले रहे हैं और यूजर के चॉइस पे प्रोग्राम बंद कर रहे हैं। शैला, आपने ऐसे प्रोग्राम्स चलाए जिनमें क्विट का ऑप्शन हो, 3-4 ऑप्शन हो और उसमें से एक ऑप्शन क्विट का हो, है ना? उस ऑप्शन के अंदर हम लोग एग्जिट में जीरो लिखते हैं। गौरव, फाइल हैंडलिंग प्रोजेक्ट में पढ़ेंगे हम। अभी आप C++ पढ़ो, C++ खत्म होते ही आप लोगों का प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा। हो सकता है C++ के पहले ही सी का प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाए। सी के प्रोजेक्ट में आप फाइल हैंडलिंग पढ़ोगे, क्योंकि फाइल हैंडलिंग को हम सीधे प्रोजेक्ट में यूज करेंगे। तो अभी मैं पढ़ाऊंगा, फिर 15-20 दिन बाद प्रोजेक्ट होगा, सब मामला साफ हो जाएगा आपका, और फिर मेरे पास इतना समय नहीं होगा कि मैं दोबारा फाइल हैंडलिंग पढ़ाऊं। इसलिए फाइल हैंडलिंग तभी पढ़ेंगे हम जब इसको प्रोजेक्ट में अप्लाई करने का टाइम होगा। सी का इंटरव्यू बैच नेक्स्ट मंथ मिलेगा मोनल। अभी इस मंथ के बैच की लिस्ट आ गई होगी आप लोगों के टेलीग्राम ग्रुप्स में। अब नवंबर के बैच प्लान हो रहे हैं, नवंबर में मिल जाएगा आपको। ठीक, चलिए मिलते हैं सैटरडे। सैटरडे लेते हैं लास्ट चैप्टर, दैट इज स्ट्रक्चर। बाय बाय, टेक केयर।